नमस्कार साथियों, मैं मुकेश मेहरिया, लेक्चर पॉलिटिकल साइंस, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन असिस्टेंट प्रोफेसर और आरएस से संबंधित जो पॉलिटिकल साइंस है राजस्थान की, उसकी अपन चर्चा कर रहे हैं, जिसमें राज्य विधानमंडल है। इससे पहले अपने राज्यपाल, मुख्यमंत्री, इनसे संबंधित चर्चा की और राज्य विधानमंडल से संबंधित 2 क्लास अपने पहले से देख चुके हैं। आज ये अपनी स्टेट लेजिस्लेचर से संबंधित तीसरी क्लास है। तो देखते हैं इसमें। इससे पहले जो क्लास थी उसमें अपने आर्टिकल 185 तक चर्चा की थी, 185 तक। आज अपन देख रहे हैं इसमें 185 से आगे आर्टिकल 183। देखो, राज्य विधानमंडल है, ये आर्टिकल 168 में था और किसी राज्य के अंतर्गत एक सदनात्मक होता है और किसी में द्विसदनात्मक होता है। यदि एक सदन है तो वहां पे विधानसभा, 2 सदन है तो विधान परिषद और विधानसभा दोनों होते हैं। विधान परिषद और विधानसभा यानी कि द्विसदनात्मक विधानमंडल है, वो भारत के 6 राज्यों के अंतर्गत वर्तमान में है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में केवल और केवल विधानसभा है। तो आर्टिकल 186 इसमें चर्चा की गई है कि राज्य विधानमंडल के जो विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, जो कि विधान परिषद के सदन में से ही चुने जाते हैं, और उपसभापति, उपसभापति के वेतन भत्तों का उल्लेख मिलता है। के वेतन भत्ते का उल्लेख आर्टिकल 186 बोलता है कि स्टेट लेजिस्लेचर है जिसमें विधानसभा और विधान परिषद है, वहां पे विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, इन सब की सैलरी और जो अलाउंस है उनसे संबंधित जानकारी कहां पे मिलती है? 186। अब इससे संबंधित प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं? देखो, ये जो वेतन भत्ते हैं इनका निर्धारण करता है राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल ये तय करता है कि इनको वेतन कितना मिलेगा और इनके अलाउंस है वो किस प्रकार से बढ़ाए जाएंगे, किस तरीके से इनमें परिवर्तन किया जाएगा। तो ये सारी चीजें तय करता है राज्य विधानमंडल। इनके जो वेतन भत्ते हैं उनका संबंध है अनुसूची 2 से। अनुसूची 2 भारतीय संविधान के अंतर्गत जो 12 अनुसूची हैं उनसे संबंधित कंप्लीट वीडियो डिटेल के साथ इसमें पहले से डाला गए हैं, जिसमें अपने चर्चा की अनुसूची 2 में क्या है? वेतन भत्ते। इसके बाद ये जो वेतन भत्ता है वो दिया कहां से जाता है? तो वो दिया जाता है राज्य की संचित निधि से। राज्य की संचित निधि से। राज्य की जो संचित निधि होती है, कंसोलिडेटेड जो फंड है, उसका संबंध है आर्टिकल 266 सब टाइटल 1 से संबंधित है। संचित निधि जो राज्य की है वो है आर्टिकल 266 1 के अंतर्गत। संचित निधि में आते कौन से हैं? राज्य को किसी भी प्रकार से कोई आय होती है, राजस्व की प्राप्ति होती है विभिन्न कर के माध्यम से या अन्य प्रकार से, तो वो सारा का सारा फंड कहां पे जाता है? संचित निधि में। इसके बाद राज्य के पास एक फंड और भी होते हैं, वो है आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि, कॉन्टीजेंसी फंड। और ये कॉन्टीजेंसी फंड किसमें? कॉन्टीजेंसी फंड है वो है आर्टिकल 267 1 में।
और इसमें जब अपने राज्यपाल पढ़ा तो देखा था कि जो आकस्मिक निधि है इस पर कंप्लीट नियंत्रण किसका होता है, कंट्रोल किसका होता है, राज्यपाल का। और इसमें से आकस्मिक तरीके से ही जब धन की निकासी की जाती है तो वह राज्यपाल के अनुमति से ही खर्च की जा सकती है, और जब जितनी राशि खर्च की उसको उसके बाद वापस से डाला जाता है। नेक्स्ट, तो अपन ने देखा आर्टिकल 86, अब आर्टिकल 187 187। इसमें है राज्य विधानमंडल का सचिवालय, राज्य विधानमंडल का सचिवालय। देखो स्टेट लेजिस्लेचर का जो सेक्रेटरीट होता है, सेक्रेटरीट यहाँ पे दोनों सदनों के लिए एक भी हो सकते हैं, अन्यथा प्रत्येक सदन के लिए भी एक एक हो सकता है। और इस राज्य विधानमंडल का जो सचिवालय होता है उन सचिवालय से संबंधित जो कर्मचारी होते हैं, भर्ती के नियम या फिर सेवा शर्तें या फिर नियुक्ति से संबंधित काम है, इन तीनों पे सचिवालय के जो कार्मिक होते हैं उन सब पर भर्ती के नियम बनाने से संबंधित है, उनकी सेवा शर्तें क्या रहेंगी और उनकी नियुक्ति किस प्रकार से की जाएगी, ये नियम कौन तय करता है, राज्य विधानमंडल, राज्य विधान मंडल, स्टेट लेजिस्लेचर। इसमें इतना ध्यान में रखना है कि 187 है, इसका संबंध है सेक्रेटरीट से, और यह सेक्रेटरीट एक सदन के लिए एक एक हो सकते हैं, अन्यथा दोनों सदनों के लिए एक भी हो सकता है। नेक्स्ट, आर्टिकल 188। देखो 188 में क्या है, राज्य विधानमंडल के सदस्यों की शपथ का प्रावधान, शपथ का प्रावधान। ये इसमें क्या दिया हुआ है कि स्टेट लेजिस्लेचर के जितने भी मेंबर है उनको शपथ, उनको ओथ कौन दिलाता है, तो शपथ है उन सदस्यों को पद और गोपनीयता की दी जाती है, पद व गोपनीयता की शपथ मेंबर जब बन जाते हैं उस मेंबर को पद ग्रहण करने से पहले शपथ दिलाई जाती है। और यह शपथ दिलाते कौन है, मुख्य प्रश्न है वो यही है यहाँ पे कि इनको शपथ दिलाते कौन है। तो देखो शपथ दिलाने का काम है वो किया जाता है या तो राज्यपाल स्वयं करते हैं या फिर राज्यपाल द्वारा नियुक्त कोई भी सदस्य, नियुक्त सदस्य, या तो राज्यपाल शपथ दिलाते हैं अन्यथा राज्यपाल के द्वारा कोई भी नियुक्त सदस्य वह इनको शपथ दिलाते हैं। नियुक्त सदस्य को अपन इसमें क्या बोलते हैं, प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर कहने का मतलब एक तरीके से अस्थायी अध्यक्ष। यह प्रोटेम स्पीकर का काम क्या है, नवनिर्वाचित जो विधानसभा आती है, आम चुनाव के बाद जो भी विधानसभा के सदस्य चुन करके आते हैं उनको शपथ दिलाने का काम करते हैं प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और इनको शपथ भी कौन दिलाते हैं, राज्यपाल, शपथ भी राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है।
तो ये भी अपने को याद रखना है। देखो एक कई बार अपन से ये जो कंफ्यूजन करता है संसदीय सचिव, संसदीय सचिव, देखो संसदीय सचिव है, इसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है और मुख्यमंत्री ही इन्हें शपथ दिलाते हैं। ये दो पदे जो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन करते हैं, संसदीय सचिव मुख्यमंत्री शपथ दिलाते हैं और मुख्यमंत्री ही नियुक्त करते हैं, और एज ए ये मंत्री के बराबर का दर्जा प्राप्त है। और प्रोटेम स्पीकर इनकी नियुक्ति करते हैं राज्यपाल, इसलिए कि नवनिर्वाचित जो विधानसभा है उनके सदस्यों को शपथ दिलाते हैं, और इनको प्रोटेम स्पीकर को खुद को शपथ कौन दिलाते हैं? राज्यपाल। तो ये भी अपने को इसमें ध्यान में रखना है। अब देखो प्रोटेम स्पीकर से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। राजस्थान की विधानसभा में प्रथम प्रोटेम स्पीकर, प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो महाराणा संग्राम सिंह, महाराणा संग्राम सिंह। और वर्तमान में जो 15वीं विधानसभा है, इस 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर पीएस, इसके प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो गुलाब चंद कटारिया, गुलाब चंद कटारिया। देखो आजकल जितनी भी एग्जाम है इसमें अपने को बहुत सारी बातें समझनी आवश्यक है, क्योंकि एग्जाम का मतलब ये नहीं है कि आपको नॉलेज कितना है। एग्जाम को फाइट आपने किया है तो आप ये भर्ती हो गए, यदि आपको नॉलेज नहीं है तब भी आप भर्ती हो जाओगे, और यदि आपको नॉलेज है और एग्जाम फाइट नहीं कर सके तो आप वंचित हो। तो वो चीज याद कीजिए जो एग्जाम में आती है, नॉलेज है उसको बाद में ग्रहण कीजिए, और पहले जो एग्जाम में मैटर आता है उनसे संबंधित अपने को गहराई से समझना आवश्यक है। तो देखिए जो प्रोटेम स्पीकर है, पहली बात तो इसके लिए यह है कि वरिष्ठ सदस्य जो होता है सदन का, वरिष्ठ सदस्य, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या फिर विपक्ष का हो, यानी प्रतिपक्ष हो, वरिष्ठ सदस्य सदन का, विधानसभा के सदन का वरिष्ठ सदस्य चाहे सत्ता पक्ष का है या विपक्ष का है, तो उसे राज्यपाल प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर सकता है। यहाँ पे अपन ने देखा गुलाब चंद कटारिया जो कि बीजेपी भाजपा से संबंध रखते हैं, और इन्हें प्रोटेम स्पीकर अभी जो 15वीं विधानसभा जिसमें कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं इसमें पीएस नियुक्त किया गया। इसका मतलब वरिष्ठ सदस्य को इसमें पीएस बनाया जाता है, प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। एक चीज ये भी याद रखनी है कि जो प्रोटेम स्पीकर है ये केवल विधानसभा में नियुक्त किया जाता है, न कि विधान परिषद में, तो इसे भी अपने को देखना है। नेक्स्ट इससे संबंधित फैक्ट और कौन से आते हैं कि सर्वाधिक बार यानी 3 बार पीएस कौन रहे हैं? तो वो हैं पूनमचंद बिश्नोई, पूनमचंद बिश्नोई। विभिन्न प्रकार की जो भी एग्जाम लगे हैं उसमें इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, और उन्हीं प्रश्नों में से इसमें मैंने जो फैक्ट है वो शामिल किए। तो देखिए आप पूनमचंद बिश्नोई जो कि सर्वाधिक बार यानी 3 बार विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर बने हैं। नेक्स्ट इसमें यह चीज भी पूछी जाती है कि ऐसे कौन से प्रोटेम स्पीकर हैं जो कि विधानसभा के अध्यक्ष, जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, उपाध्यक्ष भी रहे हैं, और साथ में
प्रोटेम स्पीकर भी हैं। विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और साथ में प्रोटेम स्पीकर। तो इन तीनों पदों को संभालने वाले व्यक्ति कौन है? तो वो है पूनम चंद बिश्नोई। ये अपने को इसमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखो, ऐसे कैंडिडेट जो कि विधानसभा में अध्यक्ष रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता, प्रतिपक्ष नेता रहे हैं और साथ में प्रोटेम स्पीकर, यानी मैं यहां पे पीएस लिख रहा हूं। तो देखो, विधानसभा के अध्यक्ष भी, प्रतिपक्ष नेता भी और साथ में ये पीएस भी, प्रोटेम स्पीकर भी रहे हैं। ऐसे कैंडिडेट कौन है? तो ऐसे एक जो दो कैंडिडेट हैं, एक तो है परशुराम मदेरणा, परशुराम मदेरणा, और दूसरा कैंडिडेट है लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मण सिंह। तो ये भी अपने को इसमें थोड़ा सा देखना है। अब देखो, एक ऐसे सदस्य जो कि विधानसभा में उपाध्यक्ष रहे, विधानसभा उपाध्यक्ष भी रहे और साथ में पीएस भी रहे। विधानसभा उपाध्यक्ष और पीएस दोनों का पद संभाला, ऐसे व्यक्ति कौन है? तो ये है, इसमें अपने को ध्यान रखना है, नारायण सिंह मसूदा, नारायण सिंह मसूदा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये है फैक्ट। जैसे ऐसे पर्सन भी आते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो कि मुख्यमंत्री रहे हैं, उपराष्ट्रपति रहे हैं, प्रतिपक्ष नेता भी रहे हैं, तो वो व्यक्ति कौन है? और साथ में प्रोटेम स्पीकर भी रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति हैं भैरव सिंह शेखावत। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ये कुछ फैक्ट हैं जिनको अपने को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है, बार बार जब पढ़ते हैं तो वो चीज अपने को याद हो जाती है। अब देखिए, आप इनको अपन डिटेल से एक एक करके देखते हैं। इसमें आर्टिकल 189, इसमें बताया गया कि विधानमंडल का जो भी सदन है उसमें मतदान और गणपूर्ति। कहने का मतलब ये हुआ कि जो विधानसभा है और विधान परिषद है, इसमें मतदान का तरीका क्या रहता है? तो दोनों सदनों के सदस्यों को मतदान करने का बराबर अधिकार है। और साथ में जो उनके अध्यक्ष होते हैं, यानी विधानसभा अध्यक्ष और सभापति, विधानसभा अध्यक्ष और सभापति, इन लोगों को निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। इनको निर्णायक मत का अधिकार होता है। अब यहां पे थोड़ा अपने को समझना है कि विधानसभा के अध्यक्ष और जो विधान परिषद के सभापति होते हैं वो प्रथमतः मतदान नहीं करते। कहने का मतलब किसी विधेयक पर जो मतदान की प्रक्रिया चलती है उसमें प्रारंभिक में ये भाग नहीं लेते, प्रथमतः मतदान नहीं करते। परंतु जब दोनों सदनों में या किसी एक सदन के अंतर्गत बराबर मत आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में वो निर्णायक मत देते हैं। तो ये अपने को थोड़ा इसमें ध्यान में रखना है, ये दोनों के लिए बराबर बात है। परंतु यदि आर्टिकल, देखो एक चीज जो पहले पढ़ी है अपने 185, इसमें अपन ने देखा कि विधान परिषद का सदस्य जो सभापति है या उपसभापति है और उस पर यदि किसी प्रकार का अविश्वास प्रस्ताव है, इस प्रकार का संकल्प पारित है जो उसको हटाने से संबंधित है, तो उस समय वो निर्णायक मत न दे करके और प्रथमतः मत देता है। क्योंकि निर्णायक मत जो कि उन्हीं को हटाने से संबंधित प्रस्ताव पे चल रहा है तो वहां पे निर्णायक मत नहीं देगा, जबकि विधान परिषद का सदस्य होने के नाते केवल प्रथमतः मत दे सकता है। तो ये थोड़ी सी
जो विस्तृत बातें हैं जिसको अपने को डीपली समझना आवश्यक है। अब है कि गणपूर्ति, गणपूर्ति या इसे अपन कोरम पूर्ति बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये निर्धारित है 1/10 सदस्य या फिर न्यूनतम 10 सदस्य। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि गणपूर्ति या कोरम पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि सदन के या तो 1/10 सदस्य उस मीटिंग के अंतर्गत उपस्थित हो, अन्यथा कम से कम न्यूनतम 10 सदस्य उपस्थित होने अनिवार्य है। यदि कोरम पूर्ति नहीं होती है, यानी 1/10 सदस्य उस सदन में उपस्थित नहीं है, तब ये विधानसभा अध्यक्ष या विधान परिषद के सभापति का कर्तव्य बनता है कि ऐसी स्थिति में मीटिंग को क्या कर दे, स्थगित या फिर इसे निलंबित कर दे। इसका मतलब क्या हुआ कि एक सत्र का जो आयोजन होता है, प्रत्येक 2 सत्रों के बीच में मैक्सिमम 6 माह का समय हो सकता है। इससे अधिक अंतराल 2 सत्रों के बीच में नहीं होता। एक सत्र में 30-40 दिन इसमें कम से कम मीटिंगें चलती हैं। मीटिंग को स्थगित करने का, यानी एक समय के लिए, एक दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए मीटिंग को स्थगित करने का जो पावर है वो है विधानसभा के अंदर विधानसभा अध्यक्ष को और विधान परिषद में सभापति को। तो ये भी अपने को इसमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, अब देखो आर्टिकल 190, आर्टिकल 190 क्या बोलता है कि विधानमंडल में स्थानों का रिक्त होना। अब एक एक चीज को अपने को ध्यान से समझना है, अन्यथा अपने ये चीज समझ में आएगी नहीं। तो विधानमंडल में, विधानमंडल यानी दोनों सदन, तो स्थानों का रिक्त होना, स्थान रिक्त किन परिस्थितियों में माने जाते हैं, तो वो है कि यदि कोई भी सदन का सदस्य वो दोनों सदनों से सदस्य बन जाए, दोनों सदनों से सदस्य बनने पर। अब इसमें अपने को समझना है कि दोनों सदनों से सदस्य कैसे बनता है। मान लो कि कोई कैंडिडेट है जो विधानसभा का सदस्य है और साथ में विधान परिषद का भी सदस्य बन जाए, या फिर कोई भी सदस्य विधानसभा का सदस्य और साथ में लोकसभा का भी सदस्य बन जाए। ऐसा अपन देखते हैं कि जैसे जो आरएलपी के कैंडिडेट हैं हनुमान बेनीवाल, जो कि विधानसभा के सदस्य थे और उसके बाद में वो लोकसभा के सदस्य बन गए और वर्तमान में लोकसभा के सदस्य, तो उन्हें एक सदन की सदस्यता से त्यागपत्र देना अनिवार्य है। तो पहली स्थिति तो दोनों सदनों के एक साथ सदस्य नहीं रह सकते, और ये किस प्रकार से करना पड़ेगा, 10 दिन में, 10 दिन में एक सदन से त्याग पत्र देना पड़ेगा, त्याग पत्र देना होगा। अन्यथा क्या होगा कि यदि त्याग पत्र नहीं देते हैं तो जो सदस्य पहले जिस सदन का सदस्य बनना था और फिर किसी दूसरे सदन का सदस्य बन गया, तो पहले वाले सदन की सदस्यता से उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा। और बर्खास्त करेगा कौन है, विधानसभा में है तो विधानसभा का अध्यक्ष, और विधान परिषद में है तो विधान परिषद के सभापति। दूसरी परिस्थिति कौन सी बनती है कि कोई भी सदस्य, देखो यदि राष्ट्रपति बन गया या उपराष्ट्रपति बन गया या राज्यपाल बन गया, या तो राष्ट्रपति बन जाए या उपराष्ट्रपति बन जाए या फिर राज्यपाल बन जाए,
तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि पहले सदन से उन्हें त्याग पत्र देना पड़ेगा, और यदि त्याग पत्र नहीं देते हैं तो स्वतः ही उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। देखो, ये जो राजनीति विज्ञान है, इसकी लैंग्वेज है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। यदि आप किसी चीज को पढ़ रहे हो और वो लैंग्वेज के रूप में आपको याद नहीं है, बर्खास्त, निलंबन, नियुक्त, निर्वाचित, ऐसे शब्दों को अपने को यहाँ पे पकड़ना जो अनिवार्य है, अन्यथा अपने वहां पे समझ में नहीं आता। तो देखो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, यदि इनमें से कोई भी सदन का सदस्य बनता है तो उस सदन से उन्हें त्याग पत्र देना पड़ेगा, अन्यथा उस सदन से वो बर्खास्त हो जाएंगे। तो ये अपने को इसमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, और कौन सी बातें हैं? यदि कोई भी सदस्य और लगातार सदन के अंतर्गत 60 दिनों तक, कोई भी सदस्य है वो यदि 60 दिन तक सदन की बैठकों में अनुपस्थित रहता है, बैठकों में अब्सेंट रहता है, तो ऐसी स्थिति में भी क्या होगा, वह सदन की सदस्यता खो देगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई सदस्य वो अनुपस्थित रहता है तो उसका उचित कारण है, यानी उसकी सूचना पहले सदन के अध्यक्ष को देना अनिवार्य है। जैसे अपन पहले पढ़ते थे, तो जब घर पे रहना होता तो उस टाइम पे क्या करना पड़ता कि अपने को एप्लीकेशन देनी होती। इसी प्रकार से एप्लीकेशन देना इसमें अनिवार्य है। अब नेक्स्ट, और कौन सी कंडीशन हो सकती है? देखो, एक ये भी याद रखना है कि किसी सदन के अंतर्गत कोई भी सदस्य, चौथी कंडीशन है, स्वेच्छा से त्याग पत्र दे दे। कि कोई भी सदन का सदस्य वो अपनी इच्छा से वीआरएस ले ले, तो ऐसी स्थिति में स्वेच्छा से यदि त्याग पत्र दे देता है तो ऐसी कंडीशन में वो सदन का सदस्य नहीं रहेगा। अब इस त्याग पत्र को स्वीकार कौन करते हैं? सदन का अध्यक्ष। सदन का अध्यक्ष जब तक त्याग पत्र को स्वीकार नहीं करता तब तक वह सदस्य उस त्याग पत्र को वापस भी ले सकता है। त्याग पत्र को एक्सेप्ट करने के बाद ये प्रक्रिया स्वतः ही बंद हो जाएगी। तो ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, फिर है इसमें आर्टिकल 191, 191, और इसमें बताया गया है कि जो लेजिस्लेचर है उसके मेंबर के लिए निर्योग्यता, अयोग्यता या निरअर्हता, ये समान ही शब्द है। यानी डिसक्वालीफाई कैसे होता है, कोई भी सदन का सदस्य डिसक्वालीफाई कैसे हो सकता है, स्थान रिक्त कैसे होते हैं, उनसे संबंधित चर्चा की। अब अपन देख रहे हैं कि कोई सदस्य निर्योग्य कैसे हो जाता है, निर्योग्यता। तो उसमें क्या होगा, पहली कंडीशन बनती है कि जो भी निर्वाचन विभाग ने सदस्य बनने के लिए जो शर्त कंपलसरी कर रखी है वो यहाँ पे क्या है, आवश्यक है। और यदि उन शर्तों को किसी प्रकार से कोई सदस्य अनदेखी करता है तो वो सदन की सदस्यता से अयोग्य हो जाएगा। तो वो देखो कंडीशन कौन सी है। पहली कंडीशन है कि कोई भी सदस्य विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लेता है, विदेशी नागरिकता प्राप्त करने पर। दूसरी कंडीशन है लाभ का पद प्राप्त करने पर, लाभ का पद प्राप्त करने पर। तीसरी कंडीशन, कोई भी सदस्य यदि
मेंटली रूप से डिसक्वालीफाई हो गया यानी कि ये पागल हो गया, तो इसको अपन बोल सकते हैं बैंकरप्टेड या तो विकृत मानसिकता, विकृत मानसिक स्थिति। तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत भी कोई सदस्य वो अयोग्य हो जाता है। अब इसको समझना है। आपने देखा कि विधानमंडल का सदस्य वही बन सकते हैं जो कि भारत का नागरिक हो। यदि कोई भी विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वह स्वतः ही उस सदन का सदस्य नहीं रहेगा, क्योंकि भारतीय संविधान के अंतर्गत इकहरी नागरिकता का प्रावधान है, न कि दोहरी नागरिकता। तो एक चीज तो है ये। दूसरी है कि लाभ का पद प्राप्त करने पर यदि कोई भी सदस्य लाभ का पद प्राप्त कर लेता है, लाभ का पद का मतलब है कोई प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत चला जाता है या फिर ये सदस्य भी है और साथ में प्रशासनिक सेवा में कर्मचारी भी है, तो उस सदस्य को लाभ का पद मानते हुए सदन की सदस्यता से निर्योग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो ये भी अपने को इसमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, यदि कोई भी सदस्य वो या तो बैंकरप्टेड हो गया, दिवालिया हो गया, या ऐसी स्थिति की वह व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गया, तो उसे भी क्या होगा, सदन की सदस्यता से निर्योग्य घोषित कर दिया जाएगा। और भी कई स्थितियां हैं, जैसे कोई सदस्य है वो दल बदल कर लेता है, दल बदल करने पर यदि सदन का कोई भी सदस्य जीतने के बाद और फिर पार्टी बदल लेता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, दल बदल करने पर अनुसूची 10 जो कि दल बदल से संबंधित है, तो उस स्थिति में वह सदन की सदस्यता से हाथ धो लेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि वो सदन की का सदस्य नहीं रह सकेगा। तो ये भी अपने को इसमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, और कौन सी परिस्थिति है, तो देखो कई बार क्या होता है कि कोई सदस्य है और उनको आपराधिक मामले में, आपराधिक मामले में या अन्य प्रकार के किसी मामले के अंतर्गत 2 वर्ष से अधिक सजा मिली है, 2 वर्ष या इससे अधिक सजा किसी न्यायालय के माध्यम से सुनाई गई है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वह सदन का सदस्य नहीं है और न ही आगे बन सकेगा। तो इस प्रकार की भी उन 2 साल के अंतराल पे यदि कोई चुनाव आता है तो वह सदन का सदस्य नहीं बन सकता। 2 साल से यदि कम है सजा, 1 दिन भी कम है, तो वह सदन का सदस्य रह सकता है। ऐसा आपने हाल ही में देखा था, राहुल गांधी से संबंधित ये बात हुई थी। तो कहने का मतलब है ये परिस्थितियां हैं जिनमें सदन से वह क्या हो सकता है, डिसक्वालीफाई हो सकता है। नेक्स्ट, फिर बात आती है आर्टिकल 92 के अंतर्गत क्या है, अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का विनिश्चय। अपने आर्टिकल जो 191 था, 191 था, उसमें देखा कि ये परिस्थितियां हैं जिसमें कोई भी सदन का सदस्य निर्योग्य या अयोग्य हो जाता है। अब उसकी अयोग्यता का निर्धारण करेगा कौन, तो इस प्रकार के पर्सन यदि किसी सदन के सदस्य पे आर्टिकल 191 के आधार पे आरोप लगाए, तो उन आरोप के आधार पे उस अयोग्यता संबंधी जो पर्सन है उसका निर्धारण करेंगे कौन, तो उससे संबंधित आर्टिकल है 192। तो देखो किस प्रकार से निर्धारण होता है। ऐसे प्रश्नों का विनिश्चय कौन करते हैं, 2 प्रकार के आरोप, एक तो या तो है दल बदल के आधार पे,
या तो दल बदल से संबंधित है या फिर है जो कि चुनाव की योग्यता से संबंधित है। निर्वाचनी आयोग। अब इसमें देखते हैं अपने दो प्रकार की निर्योग्यता। यदि सदन का कोई भी सदस्य दल बदल के आधार पर निर्योग्य लग रहा है तो ऐसे प्रश्न का विनिश्चय कौन करेगा? सदन का अध्यक्ष। सदन का अध्यक्ष। सदन का अध्यक्ष तय करेगा। विधानसभा में कोई सदस्य दल बदल के आधार पर निर्योग्य है तो उसका ऐसे प्रश्न का निर्धारण करेगा विधानसभा अध्यक्ष। विधान परिषद में है तो विधान परिषद का सभापति, लोकसभा में है तो लोकसभा अध्यक्ष। कहने का मतलब सदन का अध्यक्ष है वो तय करेगा कि कोई भी सदस्य दल बदल के आधार पे अयोग्य है या नहीं है। इसके बाद ये निर्वाचन आयोग से संबंधित। देखो क्या है, निर्वाचन आयोग ने जो भी सदन का सदस्य बनने के लिए योग्यताएं निर्धारित कर रखी हैं और उन योग्यताओं में किसी प्रकार का तथ्य छुपाया गया है तो ऐसी स्थिति में सदन से निर्योग्यता अयोग्यता संबंधी जो प्रश्न है उसका विनिश्चय करेगा राज्यपाल। राज्यपाल मैंने आपको बताया था नहीं कि लाभ के पद से संबंधित, विदेशी नागरिकता से संबंधित इस प्रकार की जो स्थिति बनती है विकृत मानसिकता वाली, तो उसमें ऐसे प्रश्नों का निश्चय करेगा राज्यपाल। और राज्यपाल इसमें परामर्श किससे लेगा? निर्वाचन आयोग से। निर्वाचन आयोग की सिफारिश के आधार पर, उनकी राय के आधार पर राज्यपाल उस सदस्य को अयोग्य घोषित कर सकता है। तो ये भी अपने को इसमें ध्यान में रखना है। अयोग्यता संबंधी जो प्रश्न है दल बदल के आधार पर विधानसभा अध्यक्ष और निर्वाचन आयोग से संबंधित है तो राज्यपाल। नेक्स्ट ये फिर है 193। इसमें बताया गया कि बिना शपथ लिए सजा का प्रावधान, पनिशमेंट। यदि कोई भी सदस्य विधानमंडल का है और वो शपथ नहीं लेता है तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत सजा का प्रावधान है। तो ये भी अपने को इसमें याद रखना है। देखो इसमें कौन सी बात है कि राज्य विधानमंडल का जो सदस्य होता है उनको शपथ कौन दिलाते हैं? या तो राज्यपाल या फिर मैंने आपको बताया था कि प्रोटेम स्पीकर उनको शपथ दिलाते हैं। यदि कोई सदस्य बिना शपथ लिए सदन में उपस्थित होता है, सदन में उपस्थित होता है, तो ऐसे सदस्य को जो कि शपथ लिए बिना है पद और गोपनीयता की, तब उसको सजा दी जाती है। और कोई भी सदस्य जो कि सदन से अयोग्य हो गया, सदन का अयोग्य सदस्य, यानी कि किसी भी सदस्य को चाहे दल बदल के आधार पे हो या अन्य किसी कारण से सदन का सदस्य सदन की सदस्यता से बर्खास्त कर दिया गया, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो सदस्य भी सदन की मीटिंगों में भाग नहीं ले सकता। यानी बिना शपथ के, बिना सदन का सदस्य हुए, बिना सदन की जो भी कार्यवाही होती है उसमें भाग नहीं ले सकता। यदि लेता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान है। नेक्स्ट है फिर है आर्टिकल 194। 194 में क्या है? विशेषाधिकार, स्पेशल राइट कौन कौन से दिए गए? देखो प्रत्येक व्यक्ति के लिए मूल अधिकार है भारतीय संविधान के अंतर्गत, परंतु ये जो सदन के सदस्य होते हैं उनको कुछ विशेष प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। तो वो विशेष अधिकार कौन से हैं? वो है आर्टिकल 194। विधानमंडल के सदस्य ये विशेष अधिकार किनको हैं? 194 के अनुसार विधानमंडल या फिर विधानसभा की समिति, विधानसभा की
समितियों के सदस्यों को विशेषाधिकार दिए गए हैं। अब ये विशेषाधिकार कौन कौन से हैं? पहली बात तो जब सदन की कार्यवाही प्रारंभ होती है और कार्यवाही के दौरान कोई भी सदस्य किसी भी प्रकार का वक्तव्य बोलता है तो उस सदन की कार्यवाही में उस सदस्य के प्रति कोई भी न्यायिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, यानी सदन की कार्यवाही से संबंधित कोई भी न्यायिक प्रक्रिया इसमें नहीं चलती। दूसरी बात, यदि सदन का सदस्य है और उस पे किसी प्रकार का मुकदमा लगता है और पुलिस उसको गिरफ्तार करने के लिए आती है, तब ये उस परिसर के अंतर्गत यानी सदन के परिसर में उस व्यक्ति को यानी सदन के सदस्य को बिना अध्यक्ष की अनुमति के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यदि विधानसभा में है तो विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति से ही उस सदस्य को गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इस प्रकार की बातें इसके अंतर्गत हैं। नेक्स्ट है, सदन जैसे मान लो सत्र प्रारंभ हो रहा है, सदन का सत्र प्रारंभ, सत्र प्रारंभ होने से पहले 40 दिन पहले, 40 दिन पहले और सत्र खत्म होने के 40 दिन बाद, 40 दिन तो पहले और 40 दिन बाद किसी भी सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और यदि गिरफ्तार किया जाता है किसी प्रकार के विशेष आपराधिक मामले में, तब उसकी जानकारी जिस सदन का सदस्य है उसके अध्यक्ष को देना अनिवार्य है। विधानसभा का है तो विधानसभा अध्यक्ष को और विधान परिषद का है तो विधान परिषद के सभापति को। तो ये भी अपने को इसमें ध्यान में रखना है। इसके बाद देखो, विशेष अधिकार सदन के सदस्य को सिविल मामलों के अंतर्गत कोई भी प्रकार की न्यायिक कार्यवाही सत्र के दौरान नहीं की जाती, परंतु यदि किसी भी प्रकार से सदन का सदस्य है और वो आपराधिक मामले में लिप्त है, कोई भ्रष्टाचार के अंतर्गत या दहेज प्रथा में या सती प्रथा में या विभिन्न प्रकार की हत्या के मुकदमे में कोई भी सदन का सदस्य दोषी माना जाता है, तो उस पर कार्यवाही करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष या विधान परिषद के सभापति की अनुमति लेना कंपलसरी है। तो ये चीजें अपने को इसमें याद रखनी है। और अन्य प्रकार के विशेष अधिकार सुख सुविधाएं इनको दी गई हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 195, विधानमंडल के सदस्यों के वेतन भत्ते। देखो, विधानमंडल के जो सदस्य हैं, पहले अपने पढ़ा था आर्टिकल 186 और उसमें वेतन भत्ते पढ़े थे किसके? विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति और उपसभापति के। आर्टिकल 195 में क्या है? विधानमंडल के सदस्यों के। विधानमंडल का सदस्य का मतलब हो गया विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य। इनके वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है? तो ये प्रश्न तो अपने को याद रखना ही है, राज्य विधानमंडल। देखो, राज्य में जितनी भी कोई कानून से संबंधित या विधि के नियम बनाए जाते हैं, उनका फुल पावर है वो राज्य विधानमंडल के पास है। तो विधानमंडल के जो सदस्य हैं वो अपना वेतन खुद तय करते हैं। तभी आपको बताया कि इस प्रकार का कोई विधेयक है जो कि विधानसभा के या विधान परिषद के जो एमएलए हैं, उन एमएलए के वेतन भत्तों से संबंधित है, तो वो कितना भी बढ़ा दिया जाए, किसी प्रकार का कोई सदस्य उसमें हस्तक्षेप नहीं करता और वो तुरंत से बिल है वो पास भी हो जाता है। तो राज्य विधानमंडल है वो तय करता है उनके वेतन भत्ते। नेक्स्ट फिर देखो, इसमें बात आती है आर्टिकल 196
और इसमें विधेयकों को पूर्व स्थापन और पारित किए जाने संबंधी उपबंध, यहां से प्रश्न आने की संभावना बहुत सी बड़ी बनती है और यहां पे आता भी है। इसमें अपने को समझना है कि राज्य विधानमंडल जो कि राज्य सरकार है, राज्य विधानमंडल के अंतर्गत व्यवस्थापिका है और व्यवस्थापिका ही राज्य सूची से संबंधित विभिन्न प्रकार के अधिनियम या कानून बनाती है। तो वो कानून बनता कैसे, सदन में उस बिल को रखा कैसे जाता है, उससे संबंधित बात कौन करता है, आर्टिकल 196। तो पहला क्या है कि विधेयक को पूर्व स्थापन, पूर्व स्थापन को मतलब किसी भी बिल, किसी भी विधेयक को सदन में रखा जाना और फिर उसको पारित करना, इससे संबंधित किस प्रकार के नियम है। तो वो उपबंध कैसे हैं, विधेयक है वो या तो है सरकारी विधेयक, या तो है सरकारी विधेयक, अन्यथा विधेयक है गैर सरकारी। सरकारी और गैर सरकारी विधेयक में क्या डिफरेंस है, यदि सदन के अंतर्गत कोई भी मंत्री के द्वारा कोई विधेयक लाया जाता है तो उस विधेयक को अपन सरकारी विधेयक बोलते हैं। यदि कोई भी मंत्री है वो बिल लाता है सदन में तो उससे बिल को अपन क्या बोलेंगे, सरकारी विधेयक। और यदि गैर सरकारी वो होगा जो कि गैर मंत्री लाएगा। गैर मंत्री का मतलब हो गया कोई भी सदस्य के द्वारा, मंत्री के अलावा, मंत्री के अलावा कोई भी सदस्य, उसको भी विधेयक या बिल प्रस्तुत करने का पावर है, अधिकार है, क्योंकि वह विधानमंडल का सदस्य है और विधानमंडल का सदस्य होने का मतलब कानून बनाने की शक्ति उसके पास भी है। तो वो व्यक्ति यदि लाता है तो वो है गैर सरकारी और कोई मंत्री लाता है तो वो है सरकारी विधेयक। अब इन विधेयकों को सदन के अंतर्गत रखा जाता है। सदन में किस प्रकार से रखा जाएगा, तो देखो विधानमंडल, इसमें एक सदन है विधानसभा, दूसरा सदन है विधान परिषद। विधान परिषद तो होता क्या है कि सदन के अंतर्गत किसी भी प्रकार का जो विधेयक होता है उस विधेयक को या तो विधानसभा में रखा जाता है या विधान परिषद में रखा जाता है। सर्वप्रथम में साधारण जो विधेयक होते हैं, वित्त विधेयक और धन विधेयक के अलावा जितने भी प्रकार के विधेयक हैं उन साधारण विधेयकों को किसी भी सदन में रखा जा सकता है। राजस्थान में विधानसभा ही है तो विधानसभा में रखा जाता है। वह विधेयक यदि विधानसभा में रखा गया तो विधानसभा से पारित होगा पहले और पारित होने के बाद में विधान परिषद के पास जाएगा और विधान परिषद उसको सेम विधानसभा की तरह है, उसमें भी वोटिंग होगी, मतदान होगा और उसके बाद उसको पारित किया जाएगा। अन्यथा वह उस साधारण विधेयक को यानी विधान परिषद 3 महीने तक विचार करती है और 3 महीने में यदि पारित कर दिया तो ठीक है, अन्यथा पुनर्विचार के लिए या संशोधन के लिए विधानसभा के पास लौटा देती है। अब विधानसभा संशोधन सहित या रहित यानी हूबहू यदि उसको विधान परिषद को सौंप दिया तो अब वह विधान परिषद उसको 1 महीने तक रोक सकती है। तो इसको अपन बोल सकते हैं कि विधान परिषद के पास पावर है साधारण विधेयक को रोकने का अधिकतम जो समय है वो है 4 माह। 3 माह है तो स्टार्टिंग में, और जब संशोधन सहित या रहित पुनः आया तो ऐसी स्थिति में 1 माह है और रख सकता है। तो कुल मिलाकर के 4 माह तक किसी भी साधारण विधेयक को विधान परिषद रोक सकती है। अब क्या होगा, इन दोनों सदनों से पारित होने के बाद वो जाएगा राज्यपाल के पास। अब राज्यपाल अंतिम रूप से उस पर अनुमति देते हैं, तब वह पारित माना जाता है, तब वह विधेयक कानून बनता है। तो वो अपन आर्टिकल 200 में पढ़ेंगे। अब देखो
यहाँ पे कुछ बातें हैं जो अपने को ध्यान में रखनी है। मान लो कि विधानसभा में प्रथमतः किसी विधेयक को रखा गया और वह विधेयक विधान परिषद में गया विधानसभा से पारित होने के बाद, और विधानसभा हो गई विघटित, यानी विधानसभा भंग हो गई। तो ऐसी स्थिति में जो विधान परिषद में कोई भी विधेयक लंबित है, लंबित का मतलब उस पर मतदान नहीं हुआ, तो उसी लंबित विधेयक को समाप्त समझा जाएगा, क्योंकि विधानसभा क्या हो गई, भंग हो गई। अब दूसरी परिस्थिति देखो, कोई भी विधेयक जो कि दोनों सदनों के अंतर्गत लंबित है, यानी कि दोनों सदनों में विधानसभा में रखा ही गया था और विधानसभा का सत्र समाप्त हो गया और न ही विधान परिषद का सत्र चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में वह विधेयक जो लंबित है दोनों सदनों में और सत्रावसान सदन का हो गया, ऐसी स्थिति में विधेयक समाप्त नहीं होगा, क्योंकि सत्र समाप्त हुआ है, न कि विधानसभा समाप्त हुई है। इसके बाद एक परिस्थिति और बनती है कि कोई भी विधेयक है जो विधान परिषद से पारित हुआ और उसके बाद विधानसभा में रखा गया, इसका मतलब विधानसभा में लंबित है और विधानसभा भंग हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में वह विधेयक समाप्त नहीं होगा। जब ये नेक्स्ट टाइम विधानसभा सेलेक्ट होकर के आएगी तो उसे विधानसभा के अंतर्गत उस विधेयक पे पुनर्विचार किया जाएगा। तो ये भी अपने को इसमें ध्यान में रखना है। तो कुछ ऐसी बातें हैं जिनको अपने को समझना बहुत जरूरी है, अन्यथा आपको बताया कि इसकी लैंग्वेज इस टाइप की आती है कि पर्सन में समझ में नहीं आता कि अपने को उत्तर किस प्रकार से अपन उसमें ढूंढे। इसके बाद है आर्टिकल 197। आर्टिकल 197 धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की शक्तियों पर निर्बंधन, यानी धन विधेयकों से अलग विधेयक, धन विधेयकों से अलग विधेयक हैं या तो साधारण विधेयक है या फिर वित्त विधेयक है, तो इनसे संबंधित विधान परिषद की शक्तियां, इस पर निर्बंधन किस प्रकार का है, कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिसके अंतर्गत विधान परिषद ऐसी शक्तियों का उपयोग करता है। तो देखो, विधानसभा और विधान परिषद की शक्ति की बात करें तो विधानसभा के पास साधारण विधेयक हो या धन विधेयक हो, ज्यादा पावर किसके पास है, विधानसभा के पास। फिर भी ये मैंने आपको बताया कि 4 माह तक विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को रोक सकती है। दूसरी बात धन विधेयक से संबंधित बात करेंगे तो वह 14 दिन तक 14 दिन तक किसी विधेयक को रोक सकती है। तो ये भी अपने को इसमें देखना है। विधान परिषद की जितनी भी शक्तियां हैं उन पर रोक किस प्रकार से लगाई है, ये रोक लगाई गई है विधानसभा के जो धन विधेयक से संबंधित है और जो साधारण विधेयक हैं उनके लिए दोनों के पास बराबर पावर है, परंतु अंतिम रूप से यदि विधान परिषद है वो उसको 4 माह तक रोक सकती है। तो ऐसा भी अपने को इसमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, अब देखो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आर्टिकल 198 और आर्टिकल जो तीनों ये जो आर्टिकल हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया कैसे, पहली बात तो धन विधेयक होता क्या है, किसी भी प्रकार का विधेयक जो कि अपन आर्टिकल 199 में पढ़ेंगे, यदि ऐसा विधेयक है जो कर आरोपण से संबंधित है, उत्साधन से संबंधित है, यानी कि जो कर लगाने से संबंधित है या फिर कर को कम करना ज्यादा करना या विभिन्न प्रकार की राजस्व प्राप्ति से संबंधित है, राजस्व व्यय से संबंधित है, उन सभी विधेयकों को धन विधेयक बोलते हैं। और ये जो धन विधेयक है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इस प्रश्न का निश्चय कौन करते हैं, प्रश्न का निश्चय किया जाता है
विधानसभा अध्यक्ष द्वारा। इसमें मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इस प्रकार के प्रश्न का निश्चय कौन करता है? वो करता है विधानसभा का अध्यक्ष राजस्थान के अंतर्गत। और विभिन्न प्रकार के और भी जो विधेयक हैं, ये तो अपने को पता ही है कि साधारण विधेयक दोनों सदनों में रखा जा सकता है, और धन विधेयक है वह सर्वप्रथम विधानसभा में ही रखा जाता है। तो ये बात भी अपने को याद रखनी है कि धन विधेयक को सर्वप्रथम ही विधानसभा में रखा जाता है, सर्वप्रथम ही विधानसभा में रखा जाता है। धन विधेयक जो कि विधानसभा में रखा गया, उसके लिए पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक है। किसकी? राज्यपाल की। राज्यपाल की पूर्व अनुमति लेनी होती है। यानी राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही किसी धन विधेयक को विधानसभा के अंतर्गत रखा जाता है। और धन विधेयक से संबंधित मैंने आपको बताया कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है, इस बात का कैसे पता चले? तो वो देखो, वो चीज है आर्टिकल 110 के अंतर्गत। और उसमें बताया गया है कि आर्टिकल 110 में कैसे लेकर के 6 तक, कैसे 6 के बीच में जितने भी प्रावधान है, वो एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, उसमें आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है। जिसमें कैसे 6 तक जितने भी प्रावधान है, उन प्रावधान को धन विधेयक समझा जाता है। और ये निश्चय करता कौन है? विधानसभा का अध्यक्ष करता है। और विधानसभा अध्यक्ष क्या करेगा कि जो भी धन विधेयक है उस पर अपने साइन करके और फिर ये सदन के अंतर्गत रखेगा। तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है। तो धन विधेयक को रखने से पहले राज्यपाल की अनुमति लेनी पड़ती है। और धन विधेयक में यह भी पूछा जाता है कि धन विधेयक केवल सरकारी विधेयक होता है, सरकारी विधेयक ही होता है। इसका मतलब समझिए आप कि कोई भी विधेयक है, धन विधेयक है, ये धन विधेयक गैर सरकारी विधेयक नहीं होता। इसका मतलब किसी मंत्री के अलावा कोई भी सदस्य धन विधेयक को सदन में नहीं रख सकता। उसे यानी धन विधेयक को मंत्री के द्वारा ही सदन में रखा जाता है। इसलिए धन विधेयक क्या होता है? सरकारी विधेयक होता है। सरकारी विधेयक को यानी कि धन विधेयक को राज्यपाल पुनर्विचार के लिए विधानसभा में नहीं लौटा सकते, सदन में नहीं लौटा सकते। इसका रीजन क्या है कि राज्यपाल की पूर्व अनुमति से सदन में रखा जा रहा है। तो अनुमति देने के बाद कोई भी महत्व नहीं रह जाता कि उसे पुनर्विचार के लिए या किसी प्रकार के संशोधन के लिए उसको लौटाया जाए। नेक्स्ट ये अब देखो, ये जो विधेयक है इससे संबंधित विधान परिषद के पास क्या पावर है? जैसे मान लो कि विधानसभा से धन विधेयक पारित हो गया और पारित होने के बाद ये विधेयक गया विधान परिषद के पास। तो ये अपन ने पहले भी चर्चा की है। ये विधेयक गया विधान परिषद के पास। विधान परिषद न तो इसे अस्वीकार कर सकती, न तो इसे अस्वीकार कर सकती और ना ही इसे संशोधन के लिए लौटा सकती। संशोधन भी विधान परिषद नहीं कर सकती। विधान परिषद केवल विधानसभा को सिफारिश कर सकती है कि इस प्रकार के विधेयक को इस प्रकार से किया जाना चाहिए। अब सिफारिश को स्वीकार करना या अस्वीकार करना, यह पावर विधानसभा के पास होता है। यानी विधान परिषद इसको ज्यादा से ज्यादा 14 दिन के लिए रोक सकती है।
या तो 14 दिन में वह वो सदन से पारित हो गया और 14 दिन से अधिक हो गया, तो ऐसी स्थिति में ऑटोमेटिक स्वतः धन विधेयक विधान परिषद से पारित समझा जाएगा। तो ये भी अपने को इसमें ध्यान में रखना है। ये आर्टिकल 110 है जो कि धन विधेयक है संसद से संबंधित, लोकसभा से संबंधित, और उसकी परिभाषा इसमें दी गई है। नेक्स्ट है आर्टिकल 199। आर्टिकल 199 है, इसमें कौन सी बातें दी गई हैं? तो देखिए आप ये धन विधेयक की परिभाषा, मैंने आपको बताया कि इसमें क्या चीज है, धन विधेयक की परिभाषा। कोई भी विधेयक है वो धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्धारण करता है विधानसभा अध्यक्ष। और वह किस आधार पे करते हैं? तो विधानसभा अध्यक्ष देखता है कि जो आर्टिकल 110 कैसे लेकर के 6 के बीच में जो भी प्रावधान है, उन प्रावधान के अनुसार यदि वह विधेयक है तो उसे वह धन विधेयक मानेगा, अन्यथा वह साधारण विधेयक या उसे वित्त विधेयक की तरह माना जाएगा। एक अपने को आर्टिकल 117 है, आर्टिकल 117, जिसमें बताया गया है कि कैसे लेकर के 6 के बीच के जितने भी उपबंध है वो सारे के सारे हैं धन विधेयक। और इसके अलावा जितने भी उपबंध है जो कि वित्तीय मामलों से संबंधित हैं, उन वित्तीय मामलों को अपन आर्टिकल 117 के अनुसार वित्त विधेयक मानते हैं। अब एक लाइन है, आप ध्यान से सुनिए इसको, कि सारे धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, परंतु यह आवश्यक नहीं कि सारे वित्त विधेयक धन विधेयक हो। यानी जितने धन विधेयक हैं वो वित्त विधेयक तो हैं ही, क्योंकि फाइनेंस से संबंधित है। कोई भी मनी बिल है वह फाइनेंस से संबंधित तो है ही, साथ में धन विधेयक इसकी जो इस प्रकार के पर्सन का निर्धारण है वो करते हैं विधानसभा अध्यक्ष। तो ये अपने को इसमें थोड़ा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है 200। आर्टिकल 200 की चर्चा अपन राज्यपाल के अंतर्गत भी की थी, परंतु वहां पे थोड़ी शॉर्ट में की थी। अब देखिए कि राज्यपाल की विधि संबंधी शक्तियां, राज्यपाल की किसी विधेयक से संबंधित जो भी शक्ति हैं, विधेयक से संबंधित जितनी भी शक्तियां हैं राष्ट्रपति की, चाहे विटो पावर हो या किसी विधेयक को परमिशन देना हो या उसको रोकना हो या राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखना हो, वो सारी जानकारी अपने को आर्टिकल 200 के अंतर्गत मिलती है। अब देखिए कि राज्यपाल विधेयक से संबंधित कौन कौन सी शक्ति रखते हैं। कोई भी विधेयक है जो कि विधानमंडल से पारित हो गया, विधानमंडल से पारित हुआ और पारित होने के बाद ही वो विधेयक कहां पे जाता है? राज्यपाल के पास। राज्यपाल के पास उसको रखा जाता है कि वह उस पर अनुमति दे, क्योंकि आर्टिकल 200 के अनुसार ये बिना राज्यपाल के हस्ताक्षर के कोई भी विधेयक कानून का रूप नहीं लेता। क्यों? क्योंकि संवैधानिक अधिकार किसके पास है? राज्य के राज्यपाल के पास। तो राज्यपाल जो कि विधानमंडल से पारित विधेयक है, जैसे ही राज्यपाल के पास गया तो राज्यपाल के पास 3 प्रकार के पावर हैं। किससे संबंधित है? विधि से संबंधित। पहला पावर क्या है कि राज्यपाल उसे स्वीकृत कर सकते हैं, परमिशन दे सकते हैं, उसमें अपनी सहमति दे सकते हैं, अनुमति दे सकते हैं। तो पहले अपन बोल सकते हैं कि सहमति दे सकते हैं। सहमति दे सकते हैं का मतलब हुआ कि वह उस अधिनियम को पारित कर देंगे, यानी उस विधेयक को कानून का रूप दे देंगे। वह जो बिल है, जो विधेयक है, वह अधिनियम बन जाएगा। एक तो अपने को ये याद रखना। और इस प्रकार की शक्ति राज्यपाल की विधि निर्माण से संबंधित शक्ति हो गई। उसके बाद राज्यपाल के पास दूसरा पावर है कि
अनुमति रोक सकता है, अनुमति रोक सकते हैं। अनुमति रोकने का मतलब ये हुआ कि वो वीटो पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो वीटो पावर क्या है, इसको शॉर्ट में मैं आपको थोड़ा बता रहा हूं। आप जब अपन ने राष्ट्रपति वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे आएगा आर्टिकल 111। आर्टिकल 111 में क्या है, राष्ट्रपति का वीटो पावर। वीटो पावर, वीटो पावर को अपन ऐसे बोल सकते हैं निषेधाधिकार, यानी कि मना करना या फिर कुछ समय के लिए विधेयक को रोकना। तो देखो वीटो पावर आर्टिकल 111 में तो है राष्ट्रपति से संबंधित है, और आर्टिकल 200 के अंतर्गत है राज्यपाल से संबंधित वीटो पावर। अब राज्यपाल के पास जो वीटो पावर है वह किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो राज्यपाल के पास दो प्रकार से। पहला जो तरीका है वह है निलंबन वीटो, निलंबनी वीटो, और दूसरा है वह है पूर्ण वीटो। पूर्ण वीटो या कंप्लीट वीटो या आत्यातिक वीटो भी बोलते हैं, और निलंबन वीटो यानी सस्पेंशन वीटो। निलंबन जो वीटो होता है इसके अंतर्गत राज्यपाल है, जो कि विधानमंडल से पारित कोई विधेयक राज्यपाल के पास आता है तो राज्यपाल उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए या संशोधन के लिए सदन को लौटा सकते हैं। सदन ने यदि, यानी कि विधानमंडल ने उस विधेयक को जो कि राज्यपाल से आया था उसे संशोधन सहित या संशोधन रहित पुनः राज्यपाल को लौटा देते हैं, तो अब राज्यपाल उस पे अनुमति देने के लिए बाध्य है, यानी कि वहां पे राज्यपाल को अनुमति देनी ही होगी। यह है निलंबन वीटो, यानी कुछ समय के लिए इसको रोक सकते हैं। फिर है कंप्लीट वीटो। कंप्लीट वीटो में क्या होता है कि राज्यपाल है वह उस विधेयक को जो कि किसी गैर सरकारी सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, सरकारी विधेयक में तो राज्यपाल क्या करते हैं अमूमन परमिशन दे ही देते हैं या ज्यादा से ज्यादा निलंबन वीटो पावर का इस्तेमाल करते हैं, परंतु किसी गैर सदस्य के द्वारा, गैर मंत्री के द्वारा, यानी गैर सरकारी विधेयक यदि आता है राज्यपाल के पास तब वह कंप्लीट वीटो पावर का भी यूज करते हैं, यानी अनुमति को रोक लेते हैं। तो ये भी अपने को इसमें ध्यान में रखना है। और वह अनुमति कितने समय तक रोकते हैं इसका कोई जो निर्धारित समय नहीं है। इसका मतलब वो क्या हुआ, पूर्ण वीटो। इसके बाद ये अब देखो राष्ट्रपति के पास, जो राज्यपाल के पास दो प्रकार के वीटो पावर हैं और राष्ट्रपति के पास तीन प्रकार के। उसके पास जब भी वीटो पावर पॉकेट वीटो है वो एक अलग प्रकार का पावर है जो कि केवल और केवल राष्ट्रपति के पास है। फिर ये तीसरी स्थिति है कि वह राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकते हैं, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकते हैं। किसी भी प्रकार का बिल है, विधेयक है, तो उसे राज्यपाल गवर्नर रिजर्व कर सकते हैं राष्ट्रपति के लिए। तो वो कौन से विधेयक होते हैं, कौन से बिल होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति के लिए वो आरक्षित करते हैं, तो वो देखिए किस प्रकार के विधेयक होते हैं। यदि किसी भी प्रकार का कोई विधेयक है वो देश की एकता अखंडता को चोट पहुंचाने वाला है या भारतीय संविधान के विधि विरुद्ध है, तो ऐसे विधेयकों को राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए रोक सकता है। या फिर इस प्रकार का विधेयक जो कि उस राज्य के हाई कोर्ट की शक्तियों को न्यून करता है, यानी उसको कम कर देता है, या फिर उनकी शक्तियों पे किसी प्रकार का जो पाबंद लगा देता है या उनको अल्प कर देता है, तो उन्हें भी राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। इसके बाद ये ऐसा विधेयक जो कि मूल अधिकारों का हनन करता है, तो उस विधेयक को भी राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए रख सकते हैं। इस प्रकार का विधेयक
जो कि आर्टिकल 31C जिसमें संपत्ति के मूल अधिकार से संबंधित था, तो इस प्रकार का कोई विधेयक है तो उसे भी राष्ट्रपति के लिए रोका जा सकता है, या कोई राष्ट्रीय महत्व का कोई विधेयक है तो उसे भी राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए रोक सकता है। तो ऐसी कुछ उपबंध है जिनको राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है। अब क्या होगा जब तीसरे ऑप्शन का प्रयोग करे राज्यपाल, तब विधेयक चला गया राष्ट्रपति के पास। जैसे ही विधेयक राष्ट्रपति के पास गया तो राज्यपाल की भूमिका हो गई खत्म। अब ये राष्ट्रपति ही उस पर अनुमति देंगे। अब राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? पहला काम कर सकते हैं, अनुमति दे सकते हैं, अनुमति देना। दूसरा है पुनर्विचार के लिए सदन को लौटा सकते हैं, यानी विधानमंडल को लौटाना। और तीसरा है वीटो पावर। अब इसमें देखते हैं कि या तो अनुमति दे दी, तो जैसे पहले कोई विधेयक अधिनियम बन रहा था उसी प्रकार से वह भी क्या बन गया? कानून बन गया। दूसरी स्थिति पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। कोई ऐसा विधेयक जो कि साधारण विधेयक है तब उसको लौटा सकते हैं, वित्त विधेयक है तब भी उसको लौटा सकते हैं, परंतु धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते राष्ट्रपति भी। तीसरी स्थिति है किसी विधेयक को राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए लौटाया और विधानमंडल ने उसमें संशोधन या बिना संशोधन के राष्ट्रपति को दे दिया, तो राष्ट्रपति अब वीटो पावर का यूज करेंगे। वो क्या करेंगे कि जो विधेयक राष्ट्रपति के पास आया है अब राष्ट्रपति उस पर बाध्य नहीं है कि अनुमति दे। तब ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उसमें जेबी वीटो पावर का या पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे अपने को इसमें जो राष्ट्रपति से संबंधित अपने देखा कि राज्य से जो भी विधेयक जाता है तब राष्ट्रपति इस प्रकार की जो कंडीशन है वो विधेयक के साथ कर सकते हैं। तो ये अपने को थोड़ा सा इसमें ध्यान में रखना है। अभी अपने जो कि विधानमंडल से संबंधित चर्चा कर रहे थे, और ये आपको शायद तक ऐसे लगा होगा थोड़ी बोरियत वाली सी क्लास, परंतु देखो रियलिटी यही है कि आपको वास्तव में एग्जाम में सिलेक्शन कराना है कंपटीशन में, तब आपको डिस्क्रिप्टिव पढ़ना ही पड़ेगा। यदि वो चीज मैं आपको पढ़ाऊं जो आपको पहले से आती है तब आपको केवल इतना जरूर है कि अच्छा लगेगा पढ़ने में, परंतु उससे आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। तो यदि आपको रियल में सिलेक्शन चाहिए तो आप आराम से ये डिस्क्रिप्टिव क्लास है इसको आराम से अपने नोट्स तैयार करें, और कोई भी प्रकार की कोई परेशानी आपको यदि इन वीडियो के अंतर्गत आ रही है तो आप एक कमेंट के माध्यम से वो बात भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।